नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। कई गांव तबाह हो गए हैं, हजारों घर बाढ़ में बह गए हैं, सैकड़ों लोग और हजारों पशु मारे गए हैं। करीब 7 लाख लोग बेघर बार हो गए हैं। सबसे ज्यादा ऊपरी असम के 5 जिले सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और नगांव हुए हैं। कुछ अन्य जिलों जैसे धेमाजी, सोनितपुर आदि पर भी असर पड़ा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हुए हैं। हजारों हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो गई हैं। लगभग 13,000 से 15,000 लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। दिखो और धनशी जैसी नदियों में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस बार मुख्य समस्या ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे की सहायक नदियों की फ्लैश फ्लड थी। विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, ऊपरी क्षेत्रों में वनों की कटाई और खनन को इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जाहिर है कि बाढ़ प्राकृतिक से ज्यादा मैन मेड थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार ने एहतियाती उपाय नहीं किए और न ही बचाव कार्य में कोई तत्परता दिखलाई। हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे रहने वाली हिमंत विश्व शर्मा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और यही हाल केंद्र सरकार का भी रहा। यहाँ ये भी याद दिलाना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में कहा था कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम असम को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। 5 साल कब के गुजर गए हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। विडंबना देखिए कि 2026 में भी बाढ़ मुक्त के लिए उन्होंने 5 साल मांगे और उन्हें मिल भी गए। और तो और, अब अमित शाह बिल्कुल गूंगे बने हुए हैं। हमारे साथ असम को बहुत ही गहराई से जानने वाली वरिष्ठ पत्रकार अफरीदा अली हैं। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। अफरीदा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से लगातार हम बाढ़ की खबरें सुन रहे हैं। असम में बाढ़ हर साल आती है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस साल की बाढ़ बहुत भीषण बताई जा रही है। गौरव गोगोई ने तो कहा कि ये ऐतिहासिक मानवीय क्राइसिस है। आप कैसे इसको देख रही हैं? जी, सिर्फ कैजुअलिटी फिगर और सिर्फ आप डिस्प्लेस्ड लोगों का संख्या ना देखते हुए, अगर आप जिस तादाद में तबाही हुआ है वहां पे, जमीनी हकीकत में आपको बता रही हूँ, उस तरह की तबाही पहले नहीं देखी गई है। द डेवस्टेशन, द एक्सटेंट ऑफ डेवस्टेशन, ये बहुत ज्यादा है इस बार, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को काफी आदत पड़ चुकी है। आप सोचिए, हर साल अगर ऐसे राज्य में, असम जैसे राज्य में हर साल बाढ़, तो कई मेंटली लोग इतना प्रिपेयर रहते हैं कि कुछ चीजें वो अभी सीख गए हैं कि अभी बाढ़ का सीजन है तो पहले वो कर देते, तो काफी जान मान का नुकसान बच भी जाता है। लेकिन अगर आप जमीन पे जो तबाही हुआ है उसको देखें, आपने काफी तस्वीरें देखे भी होंगे, बहुत चौंका देने वाली है। और हर साल कुछ क्या होता है कि नए इलाके आ जाते हैं चपेट में, बाढ़ के चपेट में। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इनफैक्ट, इफ यू अलाउ मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बोलूं, चैनल है ऑफ बीट विद अफरीदा, उसमें मैंने एक इंटरव्यू किया, बहुत ही सीनियर रिवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है डॉक्टर नयन शर्मा। उनका इंटरव्यू आप मेरे साथ जरूर सुनिएगा। आपके दर्शकों को भी मैं अपील करूंगी सुनने के लिए, कि जो लोग विशेषज्ञ है इस मामले में, और ये देखिए डॉक्टर नयन शर्मा जैसे लोग असम के हैं और उनको स्विट्जरलैंड में बुलाया जाता है, फ्रांस में बुलाया जाता है रिवर मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। उन्हीं के एक्सपर्टीज अगर आप असम में लगाएं तो ये बाढ़ का समस्या हल हो सकता था। उन्होंने पूरा समझाया है एक एक चीज उस इंटरव्यू के दौरान। तो मुझे भी काफी सीखने को मिला कि देखिए, सरकार जो गूंगी बहरी सरकार होगा तो यही होगा। अगर आप जैसे बोला कि धर्म के नाम पे राजनीति करते रहेंगे तो यही होगा। कहाँ आपके प्रायोरिटी में आता है ये बात कि असम का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह का है कि आप स्ट्रीम, जो राज्य है नागालैंड मान लीजिए, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से पानी, इट्स अ सिंपल लॉजिक, पानी उतर के वैली में आएंगे। अब वहां अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, वहां अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा, वहां अगर, जहां कोई नहीं देख रहा है नागालैंड में क्या हो रहा है, तो कोल माइनिंग खुलेआम चल रहा है वहां पे। वहां के नेता अमीर बने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये सब जमीन उनको देके, और वहां आपने कोल माइनिंग शुरू कर दी, इस तरह के डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी। भुगतना किसको पड़ रहा है? नीचे वाले राज्य को, असम को।
तो ये एकदम जग जाहिर सी चीज है, इसको समझने के लिए एक 5 साल का बच्चा समझ सकता है, लेकिन अपने राज्य के जो सरकार बैठे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक जॉइंट एक्शन प्लान हो। आपको याद होगा हिमंत बिश्व शर्मा तो नेडा के चीफ थे ना, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के। वो एक पूरे राज्य के, पूरे नॉर्थ ईस्ट के चीफ है, वो शायद अभी भी है। क्या आपके पावर में इतना नहीं है कि आप नागालैंड के उसमें राज्य में आपका इन्फ्लुएंस और ये यूज करे, पावर यूज करे इस चीज को निपटने के लिए? दिस इज पॉइंट। तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो खुद भी कर सकती है। अगर हेमंता के बस में नहीं है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की जो राज्य हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करें इस तत्व को लेकर। प्राथमिकता में तो होना चाहिए ना। अगर आपके राज्य का सबसे बड़ा समस्या ये है, अभी 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, लोग इतने यूज्ड हो गए कि ये इनको समस्या। अब लोगों का भी देखिए, बहुत सिंपल लोग होते हैं असम के, और बहुत डिमांडिंग और बहुत रूथलेस और बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करने वाले लोग नहीं है। बहुत ही सहज तरह के लोग होते हैं जिन्होंने ये अपने लाइफस्टाइल में इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो कितना गलत बात है। आप सोचिए, हर साल आपका इस तरह का नुकसान होगा, इस तरह के आपके घर बार सब टूट जाएंगे, रिलीफ आएगा, रिहेबिलिट आपको किया जाएगा, रीबिल्ड होगा, और आप बस अगले साल फिर बाढ़। यही क्या पैटर्न में चलना है असम को? क्यों भाई? और ये मतलब असम का भी नुकसान है अफरीदा जी, ये असम का भी नुकसान है। हर साल ये नुकसान होता है। वही पैसा अगर असम के विकास में लगेगा तो दूसरी चीजें खड़ी हो सकती है। जी, तो ये क्या है, इस सरकार का जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, इनका पूरा प्रॉब्लम ये है, ये शोपीस इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना दुकान चला रहे हैं। इनको लगता है ब्रिजेस बना दो, फ्लाईओवर बना दो, एयरपोर्ट को चमका दो। गुवाहाटी के एयरपोर्ट को आपने दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बना दिया। कितने लोग एयरपोर्ट यूज करते, इतने गरीब राज्य में का मुख्यमंत्री हो आप, ठीक है, मैं नहीं कहती कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, हम जैसे लोगों के लिए बहुत काम आता है। बॉम्बे से गुवाहाटी है, बहुत सारे फ्लाइट्स हो गए हैं, बहुत आसान रहता है, एयरपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपके जो ज्यादातर लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी जिंदगी में ये एक ऊपर से जो आपने एक आता है ना, एक क्या कहूं मैं इसको, मतलब इट्स अ डिजास्टर ऑफ इमेंस प्रोपोर्शन। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सबसे ज्यादा इसमें भुगतते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको अपने दर्शकों के लिए समझना चाहता हूँ कि ये तो फ्लैश फ्लड बताई जा रही थी, लेकिन क्या इस तरह का वहाँ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत पहले से, सालों से है, मेरे ख्याल से 30, 40, 50 साल से, वो क्या कर रहा है? क्या इस तरह के एहतियाती कदम जो उठाए जा सकते हैं, क्या वो भी नहीं उठाते, या सरकार सोई रहती? हमने शिकायतें ये आ रही कि बाढ़ आने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं बता दूं, यही चीज जो अभी मैंने बहुत पिछले साल से कुछ डेटा देखा, तो मुझे लगा कि जो डैम्स है ना, जो एम्बैंकमेंट्स है, वो भी आउटडेटेड है। जो डैम्स है, अभी मुझे वही विशेषज्ञ बोल रहे थे कि फ्रांस में जाके अपग्रेड किया है डैम्स को उन्होंने। असम के डैम्स अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुए? एक रेट्रोफिट का प्रोसेस उन्होंने समझाया, जो बहुत जरूरी है। असम के जितने भी डैम्स है वहां ये हो फैसिलिटी काम, अभी शायद कुछ प्रोजेक्ट्स अभी लागू है, अभी वो अंजाम तक नहीं पहुंचा है। मैं नहीं कहूंगी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ, ये बहुत दुखद बात है। अपग्रेडेशन का काम बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, स्लेजिंग जिसे कहते हैं ना, कि रिवर बेड को आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि अगेन सेम चीज, आप बाढ़ वहां से जो ऊपर से आएगा तो वो काफी सिल्ट लेके आता है, तो रिवर बेड ऊपर चढ़ जाता है, उसके वजह से जल्दी से फ्लडिंग होता है। तो क्या कॉस्मेटिक चेंज आप करोगे, स्लेजिंग से उसको नीचे से हटाने का काम। ये प्रोसेस लंबा काम है और ये आउटडेटेड प्रोसेस है। आपको डैम्स फिक्स करने चाहिए, आपको एम्बैंकमेंट्स जो है ना, जो एकदम डैमेज हो चुके हैं बहुत सारी जगह पे, तभी तो इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। जो पशुओं को भी आप देखिए, काजीरंगा में भी देखिए, पूरा अपर असम का स्ट्रेच जो है एम्बैंकमेंट्स टूटने से हुआ है। ये काफी जगह नए एम्बैंकमेंट्स जो पिछली बार, अपने दर्शकों को बता दूं कि एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध, जो नदी के किनारे तटबंध खड़े किए जाते हैं, उनके टूटने से भी बहुत नुकसान हुआ। उनके टूटने से, तो वो अगर पहले से आप रिपेयर करते बाढ़ आने से पहले, जो आपने अभी कहा
एहतियात पहले से जो होना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए पहले से, कि कहाँ कहाँ एम्बैंकमेंट्स वीक है, देखो उसको पहले से ठीक करो, उसको बाढ़ आने से पहले। वो काम भी नहीं हुआ, नए नए एम्बैंकमेंट्स टूटते हैं। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने पहले से उस वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं किया, उन एम्बैंकमेंट्स को फिक्स नहीं किया, तो नए इलाके चपेट में आ गए फ्लड्स में। जो पिछली बारी एम्बैंक जो दुरुस्त थे वो इस बार टूट गए, और पिछली बारी जो आपने रिपेयर भी किया था वो भी कुछ अभी खस्ता हालत में है। एंड ये सब चीजों में जो जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए। और एक चीज नंबर 3 मैं पॉइंट आपको बताऊं कि अभी जब आपका स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके जो इतना गुरूर आप करते हो कि देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया, नासा का उपलब्धि देखिए, नासा की उपलब्धियों का क्या फायदा अगर आप इस तरह के फोरकास्ट फ्लैश फ्लड्स का हमें नहीं दे सकते। अगर आप हमें इसरो का, सॉरी आई सेड नासा, अगर इसरो हमें इस तरह के फोरकास्ट नहीं दे सकते हैं कि देखिए अगले 2 हफ्ते में बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड्स आने वाला है, नागालैंड से इवैक्यूएट कराइए, एम्बैंकमेंट्स जितना हो सके फिक्स कराइए, ये भी फायदा हमें नहीं मिल रहा है। क्या फायदा आप रॉकेट लॉन्च करे जा रहे हो, क्या फायदा है उसका? अगर आप उस समय तो आप हमें कहते हो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारा क्लाइमेट प्रेडिक्शंस दुरुस्त हो जाएंगे, फोरकास्ट अच्छे होने लगेंगे, बाढ़ का प्रेडिक्शन हो जाएगा, अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं। हर तरह से मैं देखती हूँ कि जो मामले कल भी आपके शो में हम यही डिस्कस कर रहे थे, जो गंभीर मामला है, जान बचाने वाले जो इश्यूज है, वो नहीं है आपकी प्राथमिकता में। हर साल यही होना है, और आप क्या करेंगे? रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रीबिल्डिंग का हवाला देके कहेंगे कि इतने पैसे आ रहे हैं, कार्तिक आर्यन ने इतने पैसे दे दिए, इतने एनजीओज ने इतने पैसे दिए, देखिए असम में कितना पैसा आ रहा है। वो थोड़ी आपका गुरूर करने वाली बात है कि लोग कितना रिलीफ भेज रहे हैं आपके नाम पे। आप तो उसको लेके अभी अपना वो करने लग गए, पीठ थपथपाने लग गए। अर्पिता जी, ये मुद्दा बहुत उठा वहां पर कि जो नागालैंड में आपने बात की खदानों की, खनन की, अवैध खुदाई हो रही है, कोल माइंस होंगी, और उनसे बहुत मंत्रियों ने खूब धन कमाया है, नेताओं ने कमाया। अखिल गोगोई ने इस बात को बहुत जोर से उठाया है, बल्कि वो तो विधानसभा में बेंच पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे हैं। शिवसागर के एमएलए है, विधायक है शिवसागर के, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। जी जी तो आप, हाँ जी, सॉरी प्लीज। नो आप सवाल कंप्लीट करिए, आई इंटरप्टेड। हाँ, मेरा यही सवाल था कि ये इतना बड़ा कारण बन गया है इस फ्लड के लिए, और भविष्य में भी बनेगा, इस पर सरकार चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और जब आप चुनाव जीते, आपने इस बात का कितना गुरूर किया कि हम 100 पार कर गए, 100 से ज्यादा सीटें जीत गए हम लोग, है ना? तो 102 सीट तो आपके हैं आउट ऑफ 216। सारे जिलों में विधायक आपके हैं। क्या कर रहे हैं विधायक, बताइए? कांग्रेस के, इनके तो कांग्रेस अलायंस के 21 सीटें हैं, है ना? और आपके हो गए 100 पार। 100 पार करने का आपका जो था, मंशा थी, वो जो पूरा हुआ। लोगों ने जो आपको इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया, लोगों को क्या दिया आपने वापस? ये अपर असम के सारे आपने जीते जो पहले कांग्रेस के होते थे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, है ना? तो वहां के लोगों ने उनको छोड़ के आपको वोट दिए, उनको आप उसका क्या मिला, ये बताइए। अब अखिल गोगोई का बात आप कर रहे हैं, उनका आप देखिएगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो चीजें जो नष्ट हो जाते हैं बाढ़ में। अब माजुली में, अब मुझे नहीं पता आप गए होंगे या नहीं वहां पे। मैं गया हूँ, 2 बार गया। अच्छा, हॉट्रो आप गए होंगे। वहां पे जो एंशिएंट मोनेस्ट्रीज है ना, जो हजारों साल पुरानी, वहां पे छत्र है, उसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, आप सोचिए कितना, कोई और देश होता ना, कैसे रखते हैं इन चीजों को। आपने देखा है यूरोप में, बाकी देशों में एक एक चीज को क्या सजा के वो रखते हैं कि हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, हमारा प्राइड है। आप तो अपना देश को लेके, जो अपने ओल्ड ग्लोरी वापस करने का वो देके आप वोट लेते हैं लोगों का, कि हम अपनी संस्कृति, अपना वो दुरुस्त करेंगे। मुगलों को गाली देते हैं कि अपना वो, अब ओल्ड ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए, उसको अब जिंदा रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये सारे मोनेस्ट्रीज में वो रो रो के बोल रहे थे, वहां के जो खत्राधिकार बोलते हैं उनको असमीज में, खतरों का जो अधिकारी है, खत्राधिकार, वो रो रो के बोल रहे थे कि देखिए हमारे ये सारे खराब हो गए, पानी में डूब गए।
कोई देख रेख नहीं, कोई उसको प्रिजर्व करने का इंटेंशन नहीं। तो आप सिर्फ वही एक इमिग्रेशन मामले को लेके आप बैठ गए, ना आप डिपोर्टेशन करते हो, ना आप एनआरसी को इम्प्लीमेंट करते हो, वही मुद्दा है आपका मियाँ मुस्लिम मियाँ मुस्लिम। इतना ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इज वेरी पुअर इन असम इवन नाउ। एजुकेशन लेवल पे देखिए, हम जैसी लड़कियां कितना वहां से उठ के आए हैं, मुसलमान लड़कियों का आप देखिए वहां पे स्टेटिस्टिक्स, क्या क्या से जूझ के हम जैसों को आगे आना पड़ा है, वो भी हिंदी भाषी नहीं हो। मैंने सीखा ये, तभी मैं आप जैसे लोगों से बात कर पा रही हूँ, आवाज तक पहुंचा पा रही हूँ। कहाँ हिंदी बोल पाते हैं असम के लोग? लड़कियां बोल पाती है हिंदी? नहीं, कौन सुनेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, और इन सब चीजों की वजह से भी सरकार जो मर्जी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, और हम जैसे लोगों के पास आवाज ही नहीं है ना। एक दो लोग मुश्किल से, मैं आभारी हूँ आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। असमिया जनता का भी दोष है कि 21 में भी वही वादा किया जाता है 5 साल में बाढ़ मुक्त को कर देंगे, फिर 26 में भी उसी निर्लज्जता से वादा किया जाता है कि बाढ़ मुक्त कर देंगे, और वोट मिलता है, सीटें भी बढ़ जाती हैं। ये अवेयरनेस भी नहीं है कि ये सरकार हमें हिंदू मुद्दा बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनाते हैं। कहाँ इलेक्शन में बाढ़ को इतना बड़ा मुद्दा, वो तो एक फुटनोट जैसे बोला जाता है। बाकी तो आप धर्म के ही राजनीति खेलते हो ना, और लोगों को डराते हो कि आपका कल्चर, आपका भाषा सब माइनॉरिटी में चला जाएगा, बांग्लादेशी आके आपके राज्य ले लेंगे। जो बाढ़ आके आपके राज्य को ले रहे हैं उसके बारे में कहाँ बात होती है। आप तो वो स्केयर मॉन्गरिंग जिसे कहते हैं, उस तरह से आप लोगों का वोट लेते हो कि अब हमें नहीं वोट दोगे तो ये लोग आके आपके राज्य में मेजॉरिटी बन जाएंगे। प्राइमरी इनका नैरेटिव तो वही है ना। तो जैसा आपने कहा कि ये बाढ़ का जो वादे उन्होंने किए भी थे, उस पर अमल करने की बात तो दूर, वो दूसरे मुद्दों को जो इतना रेलेवेंट नहीं है, जो इतना प्राथमिकता डिजर्व नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग इमिग्रेशन इश्यू नहीं है, लेकिन डबल इंजन सरकार है। आप बॉर्डर दुरुस्त करने का काम किसका है? बीएसएफ किसके अंदर है? वो नहीं आप बोलोगे। लोगों को डरा डरा के आपने वोट लिए, और बाकी स्कीम्स भी मैं आपको बता दूं सब बंद पड़े थे। अभी जो लोगों को महीने का मिलता है ना, वो भी अभी शायद रिज्यूम हुआ है। तो वोट लेने के बाद सब कुछ हो जाता है। और बाढ़ जब आ गई, उस समय जो काम करना चाहिए था उसमें भी काफी डिले हुआ। हिमंता बिश्व शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि अब जाकर वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले हैं, या अभी किया है। इतने लंबे समय तक कोई हलचल नहीं थी सरकार में। ये ऐसा लगता है कि सरकार को समस्याओं की चिंता ही नहीं है। उसे लगता है कि हिंदू मुसलमान से वोट मिल जाते हैं तो और कुछ करने की जरूरत क्या है। और ऐसा कार्यक्रम करने वाले लोग भी नहीं है आप जैसे। कौन बोलेंगे लोगों को, जनता को बोलेंगे कौन? आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने देखा है कभी ऐसे मुद्दे उठाते हुए? इस तरह की चीजें लोगों की बड़ी शिकायत है कि इतनी बड़ी फ्लड आई और जो नेशनल मीडिया है उसमें कहीं उसका नामो निशान नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहे हैं, उठा के वो पुलिस वालों के परिवार वालों को लेके आए हैं जो पुलिस वाले पिटे। ये इनका प्रायोरिटी है सरकार का वो करने का। दिस इज देयर प्रायोरिटी। कहाँ उनके पास समय है कि असम के बाढ़ का वो करो, विश्लेषण करो, कहाँ रह गया, कहाँ आपकी गलती, उसके लिए टाइम नहीं है। अभी प्रधानमंत्री कल आपके जो डिस्कशन में अभी वो व्यस्त है कि देखिए प्रधानमंत्री का बड़प्पन, इतने लोगों को माफ कर दिया वर्बली अब्यूज करने की वजह से, है ना। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्वर्सेशन को एकदम कैप्चर किया हुआ है कुछ लोगों ने, और हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों ने भी उसी का वही कर रहे हैं। तो जब तक ये चीजें आप जैसे पत्रकार नहीं उठाएंगे और उसको नेशनल लेवल तक जनता को नहीं पहुंचाएंगे, यही चलता रहेगा। आईना दिखाने वाले लोग कम हैं, ढिंडोरा पीट के यही चीजें सरकार के गुणगान गाने वाले लोग का तादाद बढ़ गया है। अपने फ्रेटर्निटी की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल। अपने जर्नलिस्ट, अपने आप को भी मैं वो कर रही हूँ कि हमारे ही बिरादरी के लोग ये कर रहे हैं ना मुकेश जी। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, ये भी एक बाढ़ आई और इसके बाद फिर भूल जाएंगे लोग? अगले साल फिर हम यही सारी बातें दोहराते मिलेंगे, ये मेरा भी तजुर्बा है।
तो इसके लिए अपने जो प्रतिनिधि है आपके स्टेट लेवल पे, जैसे मैंने कहा अब तो 20-21 हो गए हैं, इनके तो बड़े नंबर्स हैं, वो तो दबा देंगे, इनको चुप ही करा देंगे। पार्लियामेंट में जो अपने एमपीज हैं, गौरव गोगोई जी काफी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन और चाहिए उनकी तरफ से। वो अपर असम के एमपी है, वो जोरहाट के एमपी है, और ऐसे मुश्किल इलेक्शन उन्होंने जीता है, वहां से लोगों ने उस पर विश्वास रखा, हालांकि वो स्टेट इलेक्शन हार गए उसके बाद। ऐसे जो कुछ जो वहां के एमपीज हैं, प्रद्युत बरदलोई है जो यहाँ से वहां हो गए, लेकिन उनको ये सब चीजें पार्लियामेंट में उठाने की जरूरत है, सेंट्रल फंड्स की बहुत जरूरत है। और जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको सिर्फ सहायता देने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती। अभी देखिए किन किन चीजों की जरूरत है ये भी लोग नहीं जानते। लोग तो कपड़े जूते भेज रहे हैं, वहां पे मेडिसिन की बहुत जरूरत है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है अभी लोगों को, और वहां पे डिटर्जेंट्स, क्लेंजर्स, क्लीनिंग एजेंट्स की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, हालांकि काफी लोग अभी ऑनलाइन इसको बोल भी रहे हैं। और असम से जो सेलिब्रिटीज हैं, आदिल हुसैन है, पापोन है, ये लोग काफी लगे हुए हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो अपनी अपनी आवाज अपने अपने प्लेटफॉर्म में उठा रहे हैं। इस मामले में तो अर्नब भी थोड़ा बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इस पुलिस एट्रोसिटी वाले मामले में ज्यादा व्यस्त है, हालांकि उनका तरफदारी उनको सरकार की कर रहे हैं, लेकिन असम के मुद्दे पर उन्होंने भी, क्योंकि वो खुद असम से है, उन्होंने भी काफी किया। इस बात का मैं ग्रेटफुल हूँ उनको भी। तो ये लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट वॉइसेस हैं असम के, वो लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म में ये बोल रहे हैं, और मैं भी इसलिए आपकी के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि क्लीनिंग एजेंट्स की जरूरत है, डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर, डिश वॉशर्स, इस तरह डिश वॉशिंग सोप, इस तरह के चीजों की बहुत जरूरत है, और मेडिसिन की जरूरत है अभी लोगों की। और कुछ प्रिवेंटिव अभी बाढ़ के बाद जब वाटर जब रिसीड हो जाता है, उसके बाद फिर बीमारी फैलती है स्टैग्नेंट वाटर की वजह से। मैंने क्योंकि असम के फ्लड्स काफी कवर किया जब मैं वहां पे थी ब्यूरो में, तो मैंने देखा ये एक पैटर्न में चलता है, फ्लड्स आएगा फिर बीमारी शुरू हो जाती है लोगों की। एंड मेडिकल फैसिलिटीज और ये सब उस टाइम पे भी, अभी भी जो लोग वहां रिलीफ के लिए गए हैं, एक ही टाइम पे सब लोग जाने से अच्छा है कि आप अपना जो है ये पूरा प्रोसेस जारी रखिए, थोड़ा आगे तक भी। फ्लड खत्म हो गया मान के फिर आप राज्य को फिर अबैंडन मत करिए, उसके बाद भी जो मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को जरूरत पड़ेगी रीबिल्डिंग में, वो जारी रहना चाहिए थोड़ा सा, 3-4 महीने तक। दैट वुड बी माय। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि असम के लोग आवाज उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, या पापोन उठा रहे हैं, आदिल हुसैन उठा रहे हैं। मेरा थोड़ा सा कनेक्शन है तो शायद मैं भी सोचता हूँ उसके बारे में, लेकिन ये केवल असमिया लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल, सभी विपक्ष जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी उसी तरह से आवाज उठाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि पूरा देश एक है, नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, तो हमारे इस चिंता में भी तो वो झलकना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि ये पूरा जो शेष भारत है वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचता ही नहीं? मणिपुर में लोग मरते रहे, हमें चिंता नहीं। असम में बाढ़ आती रहे, लोग बर्बाद होते रहे, ये पूरा इलाका निश्चिंत रहता है। ये बहुत, और ये असम के लोग बहुत महसूस करते हैं, लगातार महसूस करते हैं नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पे वो महसूस कहाँ भूल जाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो फिर धर्म की राजनीति के चपेट में आ जाते हैं। ये लोगों को भी मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगी, जो वहां के वोटिंग पॉपुलेशन है उनको सोचना चाहिए। आप प्लीज फ्लड को मुद्दा बनाइए, इमिग्रेशन का मुद्दा फ्लड के मुद्दे से बड़ा नहीं है असम में, मैं खुल के ये बात बता दूं आपको। बाढ़ का मुद्दा, जो जान मान का नुकसान वहां होता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वहां नुकसान होता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएंगे आपको। ये बहुत बड़ा थ्रेट है असम के लिए। और जो 3 माजुली भी बह जाएगा। हाँ, जो 3 पॉइंट्स में दोहरा दो इसलिए क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। आप नागालैंड की जो मुख्यमंत्री है और असम के मुख्यमंत्री है और जो अपस्ट्रीम स्टेट्स के मुख्यमंत्री है, वो अगर आपस में बात करें कि इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हम एफॉरेस्टेशन करेंगे अभी वहां पे, सो दैट ये पानी फ्लैश फ्लड्स होता क्या है, बहुत कम समय में बहुत फोर्स से पानी नीचे उतर आएगा। पहले जो पानी रोकने का क्षमता वो मिट्टी में जमीन में था वो खत्म हो गया है।
अब और तेजी से पानी नीचे आ रहा है, तो वही होता है फ्लैश फ्लड्स। इसको हर कोई बच्चा समझ सकता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। स्पेस टेक्नोलॉजी का जो आप बात करते हो, उसका फोरकास्ट का हमें कुछ फायदा मिलेगा कभी कि नहीं? आप सैटेलाइट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए इन चीजों को, वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम पे आप कर रहे हो ना, जो नेचर का गुस्सा आपको फिर झेलना पड़ेगा उसके लिए आप नेचर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। इसलिए आपने बहुत सही बोला कि ये मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं एक्सपर्ट्स इसको, कि ये आप मनुष्य के, अब ह्यूमन स्पीशीज के इंटरवेंशन की वजह से इस तरह के फ्लड्स हो रहे हैं। नेचर को मत ब्लेम करिएगा इसमें। और ये तीनों चीजें जो मैंने बोला आपको, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन असम में भी होता है, बाय द वे, सिर्फ नागालैंड को ब्लेम करना सही नहीं होगा। यहाँ पे भी उसका एक आपका ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए सॉइल में, ताकि पानी को रोकने का क्षमता। और जो वाटर बॉडीज है, ये तो मुंबई में भी हो रहा है, जो आपके वहां पे बील बोलते हैं उसको, लेक, जैसे डिपोर बील है गुवाहाटी के पास। तो ये सारे वाटर बॉडीज का पहले क्या साइज था, असम आप गए हो, और अब क्या साइज है बताइए? कितना ये हो गया। हम जो बचपन में जो हमने जो बील्स देखे वो कहाँ गायब हो गए? कौन कौन से बिल्डर्स पहुंच गए, कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पता नहीं। वो वाटर बॉडीज अब है ही नहीं। और ये चीजें अगर आप नजरअंदाज करते रहेंगे, अब भी कर रहे हैं, अभी डिपोर बिल थोड़ा बहुत जिंदा है, अब देखिएगा 5 साल बाद वो भी गायब हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करते रहेंगे, कोई भी प्राथमिकता में नहीं लाएंगे, तो बाढ़ कैसे, और इंटेंसिटी बढ़ेगा इसका। और राज्य को खत्म अगर होगा, अगर असमिया लोग, तो बाढ़ से होगा, कोई इमिग्रेंट से नहीं होगा। उसके लिए आपके बीएसएफ है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अफरीदा जी, इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.